हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं, उनकी मैंने 24 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आप लोग उन सभी वीडियोस को हिमविद्या पाठशाला में विजिट करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर सकते हैं वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अभी तक जितने भी 24 पार्ट्स में जितने भी टॉपिक अभी आए हैं आप लोगों के बीच में, तो उन सभी में हम लोगों ने उत्तराखंड एक परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके उत्तराखंड एक परिचय के जितने भी टॉपिक हैं हम लोग सब पढ़ चुके हैं। कत्यूरी वंश की स्थापना, कत्यूरी वंश का इतिहास, ये हम कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने कत्यूरी वंश की वास्तुकला से संबंधित जितने भी मंदिर कत्यूरी वंश द्वारा बनाए गए थे, उन सभी मंदिरों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है कुमाऊँ में चंद राजवंश, ठीक है। तो 20वां जो पार्ट है मेरा, जो अपलोड किया है मैंने, 20वां जो पार्ट अपलोड किया है, उसमें वहाँ से 20वें पार्ट से कुमाऊँ का चंद राजवंश स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारा चल रहा है कुमाऊँ में चंद राजवंश चंद शासकों के नेपाल से संबंध, इस टॉपिक पे हम पहुँचे हुए हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा था। 24th जो पार्ट आया था मेरा, उसमें उद्योगचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और वहाँ से काफ़ी हमने नोट्स बनाए हुए थे। तो आप लोग उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लास्ट जो वीडियो थी 24th की, तो हम लोग जगतचंद तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा होने वाला है चंद राज्य का अवनति काल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे, उन सभी को आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुमाऊँ में चंद राजवंश, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने जगतचंद पढ़ा था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। जो जगतचंद था वो ज्ञानचंद का बेटा था, ठीक है। तो 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हुई थी, और 1708 में ही जगतचंद को गद्दी पर बैठा दिया गया था। करीब 12 वर्षों तक ही उसने अपना शासन काल उसका रहा था। लेकिन इन 12 वर्षों में उसने अपनी प्रजा के बीच में इतनी अच्छी छवि बना ली थी कि मतलब, और जो चंदवंश के जो राजा आए थे, उनके अनुसार जगतचंद ने काफ़ी अच्छी छवि अपनी प्रजा के बीच में बनाई हुई थी, ठीक है। तो विद्वानों द्वारा इस काल को यानी कि जगतचंद के जो काल था, उसे कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊँ का स्वर्णकाल किसके काल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जगतचंद के काल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे संबंधित जितने भी कार्य इसके द्वारा किए गए थे, वो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हमारा होने वाला है चंद राज्य का अवनति काल। अब 1720 ईस्वी में जगतचंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठा, ठीक है। जगतचंद का जो बड़ा पुत्र था, वो गद्दी पर बैठा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद राज्य का अवनति काल। अवनति काल क्या होता है? जब किसी काल का, या कोई जैसे चंद राजवंश है, तो उसका जो पतन का जो काल होता है, उसे अवनति काल कहा जाता है। यानी कि समाप्ति की ओर, समाप्ति की ओर जो काल जा रहा है, तो उसको अवनति काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या होने लग गया था? अभी तक तो जगतचंद ने काफ़ी कुछ संभाला हुआ था। अपने इन 12 सालों में उसने काफ़ी अच्छे से कार्य किए थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। लेकिन अब जब जगतचंद की मृत्यु के बाद जब उसका बड़ा बेटा देवी सिंह गद्दी पर बैठा था, तो बहुत सी चीज़ें क्या हुई थी, बहुत सी चीज़ें खराब होने लगी थी, ठीक है। तो कैसे उसके इस मतलब इन कार्यों से उसके चंद राज्यवंश में क्या प्रभाव पड़ा उन चीज़ों का, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो 1720 ईस्वी में जगतचंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठा। ताम्रपत्र में उसे महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई तथा देवी सिंह गोसाई उसके बारे में लिखा गया है। और झीझाड़ जो चंपावत में है, चंपावत से प्राप्त हुआ है ताम्रपत्र, उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जी कहा गया है, ठीक है। ताम्रपत्रों में इसका नाम क्या लिखा गया है? एक में तो लिखा गया महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई, और दूसरा जो चंपावत से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसमें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जी लिखा गया है, ठीक है। वह अपने पिता के समय राजकाज में पर्याप्त भूमिका निभा चुका था, ठीक है। अपने पिता के समय से ही उसने राजकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो जब वो गद्दी पर बैठा, तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब राजपाट राजकार्य समझने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ठीक है।
जिससे उसे राजकाज के विषय में पर्याप्त जानकारी थी। देवीचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किए थे। जिस प्रकार ज्ञानचंद और जगतचंद ने भी गढ़वाल से युद्ध किया था, गढ़वाल के नरेशों से, उसी प्रकार देवीचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किए थे। गद्दी पर बैठते ही उसे अपनी खजाने में प्रभुत धन की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि वह चाटुकारों से घिरा रहता था तथा चाटुकार पंडितों की सलाह पर कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लालच में उसने काफी धन इन्हीं चाटुकारों को दान दक्षिणा देने में व्यय कर दिया था। तो यहीं पर से क्या हो गया था, इनके पतन का कारण शुरू हो गया था यहीं पर से। तो उसने क्या करा, अपने आप को क्या बनाने के लिए, कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने के लिए। विक्रमादित्य क्या होती है, एक उपाधि होती है, ठीक है। विक्रमादित्य का अर्थ है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। विक्रमादित्य का अर्थ है कि आदर्श और वीर और मान लीजिए महान राजा की एक उपाधि होती है। मतलब जो राजा आदर्शवादी हो, वीर हो और एक महान राजा जो होता है उसे विक्रमादित्य कहा जाता है। इसका अगर सिंपल सा अगर आप अर्थ समझो इसका, तो सूरज की तरह चमकने वाला राजा होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो जो आप लोगों ने सुना होगा, जो गुप्त वंश का जो महान सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था ना। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, गुप्त वंश का जो महान राजा था। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की उसको लालसा थी। और जितने भी उसके आसपास जितने भी पंडित वगैरह थे जो उसको मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसको सलाह देते थे, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। उसकी कोई वैसे इमोशनली उसके संग जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि जो जो दान दक्षिणा वो देता था उनको, तो उनकी वजह से उससे जुड़े हुए थे। तो उनकी जैसी भी वो सीख या सलाह देते थे उन्हीं पे वो चलता था। और इसी वजह से उसने क्या किया था, बहुत से गलत निर्णय लिए थे, गलत डिसीजन लिए हुए थे, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता था, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता था, ठीक है। तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किससे कहा जाता था, देवीचंद को कहा जाता था। कहीं कहीं पे कल्याण चंद भी दिया हुआ है, कुमाऊं का तुगलक कल्याण चंद को कहा जाता था, कहीं कहीं पे ये भी दिया गया है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या नोट कर लेंगे कि कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक है वो किसे कहा जाता है, देवीचंद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजा तो वो एक अच्छा राजा था, लेकिन उसने क्या किया था, अपने आप को कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने के चक्कर में क्या किया था, जो उसके आसपास जो चाटुकार थे उनको दान दक्षिणा देता था और अपना सारा धन वहीं उसने खर्च कर दिया था। तो इस वजह से काफ़ी उसने गलत गलत निर्णय लिए हुए थे अपने शासन के दौरान। तो उसे मोहम्मद तुगलक मतलब कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देवीचंद के बाद क्रमशः, अब देवीचंद के बाद कौन कौन राजा आए देखिए, अजीत चंद आया, कल्याण चंद आया, दीपचंद, मोहन चंद और प्रद्युमन चंद, जिसे गढ़ नरेश प्रद्युमन शाह भी कहा जाता है। शिवचंद व अंतिम राजा महेंद्र चंद जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे। कुमाऊं जो चंद्रवंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, महेंद्र चंद था। तो इतने लोग जो थे, इतने जो राजा थे वो गद्दी पर बैठे थे देवीचंद की बात पर। इनका कार्यकाल किन्हीं विशेष घटनाओं के अभाव में, इनकी कार्यकाल के टाइम पे कोई विशेष घटनाएं नहीं हुई थी, तो इसलिए उनका प्रभाव शून्य रहा। केवल कल्याण चंद के समय 1730 से 1747 कुमाऊं में रुहेलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। रुहेल कौन होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक अफगानी पठान होते हैं जो उत्तरी भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ पे कुछ मतलब शासन भी किया था, जिससे आज के समय में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ भाग पे इनका शासन था। तो कल्याण चंद के समय में हुआ था, ठीक है। ये कल्याण चंद के समय में कुमाऊं में रोहेलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ संग्रहालय में निक्षिप्त ताम्रपत्र नंबर 51.284 तथा E73 एक साथ 39 से ज्ञात होता है कि कल्याण चंद को डोटी से कुमाऊं में लाकर गद्दी पर बैठाया गया था। किसी पारिवारिक कलह के कारण, किसी पारिवारिक समस्या के कारण ये डोटी यानी कि कुमाऊं में चला गया, सॉरी कुमाऊं को छोड़कर नेपाल में चला गया था। तो फिर वहाँ से जब देवीचंद मतलब जब कुमाऊं की गद्दी पूरी तरह खाली हो गई तो फिर कल्याण चंद को डोटी से कुमाऊं में लाया गया। अब कैसे लाया गया? ताम्रपत्र के अनुसार कुमाऊं की गद्दी खाली होने पर अनूप सिंह तड़ागी तथा संपूर्ण कुमाऊं राज्य के योग्य पुरुष, जितने भी कुमाऊं के जो योग्य पुरुष थे, और मानगेड़ा के साथ पीपली के राजा, एक उस समय का ऐतिहासिक समय का एक ऐतिहासिक काल का एक क्षेत्र है पीपली। तो वहाँ के राजा को पीपली के राजा कहा जाता है। मानगेड़ा के साथ पीपली के राजा नरपति सिंह से उसके बेटे को मांगने गए। वहाँ पहुंचकर अनूप सिंह ने कुमाऊं के लोगों को अपने साथ मिलाकर नरपति सिंह से कहा कि वो अपना पुत्र ना दें, ठीक है। परंतु उसके साथ अन्य जो लोग गए हुए थे तो उन सभी ने क्या किया, गेड़ा का साथ दिया। गेड़ा यानी कि मान, जो गेड़ा है, मान गेड़ा,
ठीक है, मानगेड़ा का साथ दिया। आगे बढ़ते हैं। फल था अनूप सी तड़ागी, भागकर कुमाऊँ आ गया और वहाँ पे जाके इसने चालाकी करी, कुमाऊँ के जो लोग थे उनको अपने साथ मिला लिया और लेकिन जो बाकी के लोग गए थे उन्होंने मानगेड़ा का साथ दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अनूप सी तड़ागी भागकर कुमाऊँ आ गया। यहाँ फिर सब जितने भी लोग थे सब जगह के भद्रजन और थोक के जो लोग थे उन्होंने उनकी जो सलाह और मशवरा करा, तो उसके बाद वो उसने क्या करा, कल्याण चंद्र को फिर वापस डोटी से। भद्रचंद कौन होते हैं? सॉरी, भद्रजन और थोक के लोग। भद्रजन उस टाइम पे एक जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उन लोगों को, जो सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग होते हैं, तो उन लोगों में इन लोगों की काफ़ी भागीदारी होती है। भद्रजन और थोक के लोगों की। भद्रजन कौन होते हैं? ये लोग जो कुमाऊँ की मतलब वे लोग जो समाज में सम्मानित और उच्च वर्ग के होते थे, ठीक है? जैसे कि ब्राह्मण हो गए, उच्च उच्च पदाधिकारी हो गए और जो प्रतिष्ठित परिवार के जो लोग होते थे, उनको भद्रजनों की श्रेणी में रखा जाता था। और थोक के लोग होते थे जो जैसे एक एक समूह होता था, एक मतलब एक परिवार का एक समूह होता था, ठीक है? एक कुल का समूह कह लीजिए या फिर एक परिवार का समूह होता था, यानी कि एक ही वंश या समुदाय के समूह में रहने वाले जो लोग होते थे, तो उन्हें थोक के लोग कहते थे, यानी कि ग्रामीण समाज की इकाई के रूप में संगठित थे। यानी कि गाँव के जो आम लोग थे, उनको भी इस प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया गया था कि उनकी भी राय और मशवरा उनसे लिया जाता था। कोई भी जैसे कि आपसी जो सहयोग होता था और सामाजिक जो कार्य होते थे, उनमें इनकी भागीदारी होती थी, ठीक है? ये तो उच्च वर्ग के लोग होते थे और ये सामान्य जनसमूह होता था, तो इनकी भी सलाह मशवरा लिया जाता था। तो जब अनूप सिंह तड़ागी वहाँ से भागकर कुमाऊँ में आया और सब लोगों ने मिल बैठकर बात करी और सलाह मशवरा किया, तो फिर लास्ट में अनूप सिंह तड़ागी को क्या करना पड़ा, कल्याण चंद्र को वापस डोटी से कुमाऊँ में उसको लाना पड़ा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उक्त परिस्थितियों में कल्याण चंद बहादुर का राज तिलक हुआ और गद्दी पर बैठते ही उसने क्या किया, मानगेड़ा व उसके पुत्र नूरन मल को मरवा डाला। अब जो कल्याण चंद्र था वो जब गद्दी पर बैठा, तो उसने मानगेड़ा और नूरन उसके बेटे को मरवा डाला। उसके बाद अल्मोड़ा में उसने एक चौमहला महल बनाया। ताम्रपत्र E73 में राजधानी को राजबुंगा कहा गया है। जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ पे बताई गई है, ताम्रपत्र में राजबुंगा बताई गई है, ठीक है? आप इसे नोट करते जाइएगा। कल्याण चंद्र का 1746 ईस्वी का एक पाटोपत्र सल्ट स्थित सैण मातुर से मिला है, जिसमें लच्छी गोसाई मंडराल को शयनचारी सौंपने का उल्लेख मिला है, ठीक है? इस मतलब कल्याण चंद्र का एक 1786 का एक ताम्रपत्र मिला है, कहाँ से? सल्ट में स्थित एक सैण मातुर जो ताम्रपत्र मिला है, तो वहाँ पर जो उसमें लिखा गया है, तो उसमें क्या बताया गया है कि लच्छी गोसाई मंडराल को शयनचारी सौंपने का एक उल्लेख किया गया। शयनचारी क्या होता है? यानी कि जैसे कोई सयाना जो व्यक्ति होता है, तो उससे क्या क्या किया जाता है, यानी कि स्थानीय मुखिया जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा ना, जो सयाने लोग होते हैं वो गांव के मुखिया के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है और उनको प्रशासन की जो कर वसूली होती है उसकी व्यवस्था दे दी जाती है। यानी कि वो कुल मिला के क्या करेगा कि जो कर बनाए गए हैं उन करों को इकट्ठा करेगा और राजा तक पहुंचाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है? शयनचारी कहा जाता है। यानी कि ये कार्य किसका है? गाँव का जो सयाना स्थानीय जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, स्थानीय जो मुखिया होता है, उसको ये कार्य सौंपा जाता है, यानी कि सयाना व्यक्ति होता है वो। तो इसीलिए उसे शयनचारी कहा गया। शयनचारी सौंपने का उल्लेख मिलता है। उससे एक अत्याचारी राजा भी बताया गया है, यानी कि कल्याण चंद्र एक अत्याचारी राजा था उस टाइम पे। जहाँ पर से प्रजा उसे अत्याचारी कह रही है, तो समझ लीजिए कि उस राजवंश का अंतिम समय है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1743 से 1744 ईस्वी में रोहेलखंड कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहेलखंड का जो सरदार था अली मोहम्मद खां, रोहेलखंड मैंने आपको बताया ना, रोहेलखंड एक जगह है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर रोहेल लोग वहाँ पर को क्या करते थे, उनका शासन था वहाँ पे, ठीक है? ये लोग कौन होते हैं? जो आपकी ये अफ़गान से जो लोग आते हैं, ठीक है? अफ़गान या पठान आप लोग कह सकते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग रोहिलखंड एक जगह है कटिहार के पास, यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है उस जगह को। तो वहाँ पर उनका जो सरदार था अली मोहम्मद खान, तो उसने कुमाऊँ पर आक्रमण किया। इस समय अवध के नवाब मंसूर अली खां ने भी कुमाऊँ राज्य के अंतर्गत तराई में स्थित बिलारी और सरबना के गाँव पर अधिकार कर लिया, ठीक है? फलतः उनका प्रतिरोध करने के लिए कल्याण चंद्र ने एक सेना भेजी, ठीक है? अब दोनों तरफ से कुमाऊँ को घेर लिया है, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों ने
क्या कर लिया, घेर लिया। तो कल्याणचंद ने भी उनका सामना करने के लिए अपनी सेना भेजी। भीमताल के नीचे परगना छखाता में स्थित विजयपुर में दोनों सेनाओं के मध्य एक घमासान लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, रोहिलों की मार से कुमाऊनी सेना में भगदड़ मच गई। अब वो तो पठान थे, तो पठानों ने जब युद्ध किया तो जो कुमाऊनी सेना थी वो आपस में डर के मारे इधर उधर भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मचने का कारण क्या था, एक तो कुमाऊनियों के बीच में एकता का अभाव था, मतलब आपस में एकता भाव नहीं थी उनमें, ठीक है, और आपस में ही लड़ जा रहे थे, कहने का मतलब ये है। और दूसरा, सेना के साथ कुछ पंडित ज्योतिषी ने भी भय में हाहाकार मचा दी। फलतः भागती हुई सेना का पीछा करते हुए रोहिल रामगढ़, पियूड़ा और सुयाल नदी के मार्ग से अल्मोड़ा पहुंच गए, ठीक है। यानी कि उन कुमाऊनियों का पीछा करते हुए वो लोग कहाँ तक पहुंच गए, अल्मोड़ा तक पहुंच गए। और कल्याणचंद भागकर वहां से गढ़वाल की ओर चला गया, और अल्मोड़ा पर किसका अधिकार हो गया, रोहिलों का अधिकार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़े पर रोहिले का अधिकार हो जाने के बाद फिर क्या था, क्योंकि अब जो रोहिले थे वो तो कोई सामान्य लोग थे नहीं, बहुत ही पावरफुल थे और बहुत ही ज़्यादा क्रू टाइप के लोग थे। तो जिस प्रकार कहा जाता है ना कि पठान और अफगानी जो लोग होते हैं बहुत ही क्रू टाइप के लोग होते हैं। तो रोहिलों ने अल्मोड़ा पे अधिकार करने के बाद वहाँ पे कोई लूटपाट मचा दी, विनाश कर दिया, तांडव, मतलब विनाश का तांडव नृत्य अनेकों दिनों तक चलता रहा। यानी कि अल्मोड़ा बहुत ज़्यादा कठिनाई से उस वक्त गुजर रहा था जब रोहिलों ने वहाँ पे अधिकार कर लिया था। तो राजप्रसादा राजप्रसाद कचहरी और मंदिरों को तोड़ दिया। राजप्रसाद यानी कि राजाओं के महलों को तक तोड़ दिया, कचहरियों को तोड़ दिया और मंदिरों को तक तोड़ डाला उन्होंने, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के थे और पठान थे। तो उन्होंने क्या करा, सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। भारी संख्या में नर नारियों को दास बनाकर मैदानी भागों में बेचने के लिए भेज दिया। डर के मारे अनेक लोग मुसलमान बन गए। फिर उनके जब वहाँ इस तरह का तांडव चल रहा था, विनाश का जो तांडव चल रहा था वहाँ पर को, तो उसके डर की वजह से उन वहाँ पे जो रह रहे थे लोग, उन्होंने क्या करा, डर के मारे अपने आप को, जो परिवार थे, हिंदू जो लोग थे, वो लोग मुसलमान बन गए। और आज भी क्या है, वहाँ पर को अल्मोड़ा में बहुत से हिंदू मुसलमान बनकर भी हिंदू जाति नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चंद शासकों के नेपाल से संबंध। नेपाल व कुमाऊं का अति प्राचीन काल से ही बड़ा गहरा संबंध रहा है। भारत से नेपाल में बौद्ध धर्म गया। भारत से नेपाल में बौद्ध धर्म कैसे गया, आगे हम समझेंगे। सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती, ठीक है, चारुमित्रा भी कहा जाता है, चारुमती भी कहा जाता है। तो उसका विवाह किसके संग हुआ, नेपाल के राजकुमार देवपाल से हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जब चारुमित्रा का विवाह जब नेपाल के राजकुमार देवपाल से हुआ था, तो वहाँ पर को जो चारुमित्रा थी उसने वहाँ पर को अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बौद्ध धर्म का, क्योंकि बाद में अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में सीमावर्ती राज्यों की सूची में नेपाल का भी उल्लेख है। हर्ष व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के मध्य मैत्री भाव का भी उल्लेख इतिहास में मिलता है। नेपाल स्थित दुलु के राजा क्राचल्ल व अशोक चल्ल द्वारा कुमाऊं में आक्रमण कर उसे विजित करने का उल्लेख पूर्व पृष्ठों में दिया जा चुका है। गुरु गोरखनाथ नामक प्रसिद्ध संत द्वारा नेपाल में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का उल्लेख भी मिलता है। जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनका भी नेपाल में उन्होंने भी क्या किया है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, ठीक है। और इसका भी वहाँ पे को उल्लेख मिलता है, जिसका साक्षात्कार कुमारिल भट्ट से प्रयाग पार झूसी में हुआ था, ठीक है। इनका एक साक्षात्कार हुआ था जिसमें उन्होंने ये सब बताया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर व नेपाल में गोरख नामक पहाड़ियों का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर है। यानी कि गोरखनाथ जो महान संत हैं थे, उन्हीं के नाम पर गोरखपुर नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश में, और जो नेपाल में गोरख नाम की जो पहाड़ी है वो भी उन्हीं के नाम पर पड़ी है, क्योंकि वहीं पर को उनका निवास स्थान था। जब नेपाल में वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो वहाँ पे जिस पहाड़ी पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था उसको गोरख नाम से जाना जाता है। इसी गोरख पहाड़ी पर निवास करने वाली जाति को गोरखाली कहा जाता है, और वहाँ पर जो जाति निवास करती है उसे भी गोरखा या गोरखाली कहा जाता है। अल्मोड़े पर, ठीक है, नेपाल में है ये, ठीक है। आगे हम गोरखा और गोरखाली के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कब 25 वर्षों तक कुमाऊं पर बहुत क्रूर तरीके से शासन किया था, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। अल्मोड़े में घर घर पूजा जाने वाला प्रसिद्ध देवता गंगनाथ स्वयं चंद्रवंशी राजकुमार था, ठीक है। जो गंगनाथ जी जो कुल देवता है यहाँ के, तो वो कहा गए थे नेपाल के थे, सॉरी, चंद्रवंश के राजकुमार थे, जो साधु बनकर कुमाऊं में आए थे और यहीं मारे भी गए थे। प्रसिद्ध फकीर गोपी चंद भी नेपाल का ही था, और नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का कुमाऊनी भाषा में पूरा प्रभाव देखने व सुनने को मिलता है। जो नेपाली भाषा है नेवारी और खसकुरी, उसका प्रभाव कुमाऊनी भाषा में देखने को मिलता है। डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि नेपाली रीति रिवाजों में जो भी विशेषताएं मिलती हैं सब हिंदुओं के रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज की हैं, ठीक है, जो कुमाऊं के माध्यम से नेपाल पहुंची थी।
कुमाऊँ में हिल जात्रा, आठ देव जात्रा, पुसुड़िया जो मकर संक्रांति पर्व है, और घुरूड़िया, घी त्योहार, हरेला, ओल्गा ओल्गा प्रथा आदि सब नेपाली रीति रिवाज है। और पर्व और उत्सव हैं, यानी कि किसके? नेपाली रीति रिवाज, पर्व और उत्सव हैं, जो भी हम ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, हिल जात्रा, आठ देव जात्रा, पुसुड़िया और मकर संक्रांति पर्व, घुरूड़िया यानी घी त्योहार, हरेला, ये सब कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। कुमाऊँ में पवित्र गौरिल का भी मूल जो गौरिल का मूल भी नेपाल ही है। गौरिल कौन? जिसे अब गोल देवता कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना गोल देवता के बारे में, जिन्हें गोलजू भी कहा जाता है। तो ये भी कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। सीरा में प्रचलित रौद्र देवता की पूजा का मूल भी नेपाल ही है। छुरमल, कलसिन, कटारमल, भूमिया, एड़ी, सैम आदि जो भी देवता यहाँ पूजे जाते हैं, उनका मूल भी नेपाल है। इन सभी स्थानीय देवताओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, और अभी भी आप लोग जब भी देखते होंगे भूमिया देवता की पूजा की जाती है। एड़ी, कटारमल मंदिर में, हमारा कहाँ पे कोई अल्मोड़ा में इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना जाता है। छुरमुल और कलसिन, ये नाम अगर आप लोग इनके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर इनके बारे में बताइएगा। बाकी भूमिया, एड़ी, सैम, ये हमारे वहाँ को जो ज़्यादा मान्यता है, भूमिया, एड़ी, सैम, तो इनके बारे में मैंने सुना है काफ़ी। तो इनकी भी काफ़ी पूजा की जाती है। आदि जो भी देवता यहाँ पूजे जाते हैं, उनका भी मूल कहाँ है? नेपाल में है। पिथौरागढ़ जनपद में कुछ ऐसी भी प्रथाएं हैं जिनका मूल नेपाल में रहा है। घास के लिए डोके की प्रथा, पीठ पर बोझा रखना, कपाल में नाक से जो सिर तक पिठियाँ जो रोली लगाई जाती है, वो भी नेपाल की ही देन है। ठीक है, आप लोगों ने देखो कुमाऊनी जो महिलाएं हैं और गढ़वाली जो महिलाएं हैं, वो क्या करती है? नाक से टीका लगाती है पूरे माथे तक का। ठीक है, तो वो भी प्रथा कहाँ की है? नेपाल की मानी जाती है। और जो कोई भी मृत व्यक्ति होता है, उनको भी बांध कर जल्दी जल्दी भगा के ले जाना, ये भी कहाँ से आया है? नेपाल से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कुमाऊँ एवं नेपाल के मध्य राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, वह भी काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। कुमाऊँ का इतिहास सदैव नेपाल के इतिहास का से प्रभावित रहा है। किरातों द्वारा कुमाऊँ एवं नेपाल में समान रूप से राज्य करने का उल्लेख प्राचीन साहित्य और पुरातात्विक शास्त्रों से मिलता है। किरातों ने कुमाऊँ और नेपाल दोनों ही जगहों में बराबर क्या किया है? शासन किया है। नेपाल में इसे किराती व राई कहा जाता है। राई जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है, राई की भांति खस जाति ने भी कुमाऊँ और नेपाल में साथ साथ राज्य किया है। इनके बारे में, खस जाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आप लोग आगे इनके बारे में जान सकते हो। इनके नाम खसकुरी भाषा की व्युत्पत्ति हुई इनके नाम से, यानी कि खस जाति के नाम से क्या होता है? खसकुरी नामक भाषा की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेपाल में जिस लच्छवी नामक राजवंश ने शासन किया, वह उस कुल की राजकुमारी से गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। जो नेपाल की लच्छवी नामक जो राजवंश था, उसकी एक मतलब उसकी राजकुमारी से किसका विवाह था? गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनका विवाह हुआ था। इसका ज्वलंत उदाहरण उसके एक सिक्के से प्राप्त होता है, जिसमें राजा और उसकी रानी कुमारी देवी का चित्र है, तथा मुद्रा लेख में कुमार देवी के साथ लच्छिवयः उत्कीर्ण किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लच्छवी दौहित्र कहा गया है। यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहा है? लच्छवी दौहित्र, यानी कि लच्छवी दौहित्र यानी कि लच्छवी वंश की बेटी का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लच्छवी वंश की जो बेटी है, उसका पुत्र, यानी कि समुद्रगुप्त किसका बेटा था? कुमारी देवी का पुत्र था। ठीक है, तो इसीलिए उसे लच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में चंद्र राजाओं के पूर्व जिन कत्यूरी राजाओं ने राज्य किया था, उनके वैवाहिक संबंध भी नेपाल से थे। कत्यूरी में जब एक पारिवारिक विप्लव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब कत्यूरियों की एक शाखा डोटी व दूसरी अस्कोट में जाकर बस गई थी। यानी कि जब उनके पारिवारिक जो कलह हुआ था, उसकी वजह से आधी लोग कहाँ जाके बस गए थे? डोटी में, और आधे लोग अस्कोट में जाके बस गए थे। अस्कोट कहाँ? जहाँ पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र आता है। ऐसे ही पारिवारिक कलहों के समय कुमाऊं के राजा व राजकुंवर भागकर नेपाल में शरण लेते थे, और वहाँ के राजकुंवर कुमाऊं में शरण लेते थे। अस्कोट के रजबार महेंद्रपाल के पिता कल्याणपाल को उसी के दीवान गोपिया ओझा ने मार डाला और भागकर काली पार नेपाल चला गया। ऐसे ही चंद खानदान के जो राजकुंवर कल्याण चंद थे, वो भी पारिवारिक कलह के समय भागकर डोटी यानी नेपाल में शरण ले ली थी। जिसके बाद अनूप सिंह तड़ागी, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, कि अनूप सिंह तड़ागी ने क्या किया था? कल्याण चंद को वहाँ से वापस लेकर आए थे। जब कुमाऊं की जो गद्दी जब खाली हो गई थी, तो अनूप सिंह तड़ागी उनको डोटी गए थे उनको लेने के लिए, और कुमाऊं में लाया और यहाँ का राजा बनाया। सीरा में मल्ल वंश, सोर में
या ब्रह्म चंपावत काली कुमाऊं में चल्ल व सिंह नामंत राजाओं का मूल स्थान भी नेपाल ही था। सीरा में मल्लों का प्राचीनतम अभिलेख 1353 ईस्वी में, सोर के बमों का प्राचीनतम ताम्र अभिलेख 1337 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख इससे भी पुराना 1191 का है। इनसे प्रकट होता है कि अति प्राचीन काल से ही कुमाऊं में नेपाली मूल के राजाओं ने राज्य करना प्रारंभ कर दिया था। सोर, सीरा, मणकोट आदि राज्यों को विजित करके ही कुमाऊं के चंद राजाओं ने इस भूभाग में चिरकाल तक शासन किया था। ठीक है। उन्हीं चंदों के भूभाग में अंततः नेपाली गोरखों ने अपना अधिकार स्थापित कर 25 वर्षों तक क्या किया था, यहाँ पर को शासन किया था, प्रचंड शासन किया था, जिनका नर सिंह का मंगल, गोरखियोलो, गोरखा राज और गोरखियाणी आज भी कुमाऊं व गढ़वाल में मारधाड़ व अजारकता के लिए स्मरण किए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर तक पढ़ा है, यानी कि कुमाऊं का जो चंद शासकों का नेपाल से संबंध हम लोगों ने यहाँ पर तक पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी चंद राजाओं के मुस्लिम शासकों से संबंध। अभी हमने जाना है चंद शासकों के नेपाल से संबंध जाना है। अगली वीडियो में हम चंद राजाओं के मुस्लिम जो शासक थे उनके संग कैसा संबंध था उनका, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।